अब वो आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब देखो उसी तरीके से जिस प्रकार से हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में उनके दो वाक्य बनाने के लिए जिस प्रकार से हिंदी पहचान की जरूरत पड़ी थी, उसी प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हिंदी को इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए हमें क्या किसकी जरूरत पड़ेगी? जो इसकी हिंदी पहचान होगी उसकी जरूरत पड़ेगी। तो इसमें इसकी हिंदी पहचान है इस टेंस में हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है, ये है, आदि आते हैं। अब देखो इसकी हिंदी पहचान, इस टेंस में हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है, आदि आते हैं। जिस प्रकार से मैं खाना खा चुका हूं, या वह खाना खा चुकी है, वे खाना खा चुके हैं, वह जयपुर गया है, गया है, गया है, या है कि जो ये ध्वनि आ रही है इसमें जैसे वह जयपुर गया है, इसमें ये नहीं मानेंगे कि अब चुका है, चुकी है, चुके आदि नहीं है तो इसमें परफेक्ट टेंस नहीं है। इसमें भी क्या होगा? परफेक्ट टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। उसके बाद में इसकी एडवर्ब, उसके बाद में इसकी एडवर्ब। एडवर्ब में देखो इसमें जस्ट, ऑलरेडी, रिसेंटली, नेवर, बाय नाउ, टिल नाउ, सो फार, एक्सेट्रा। अब ये है इसकी एडवर्ब। 10वीं क्लास में 10th बोर्ड में जो कॉमनली पूछी जाती है वो सबसे ज्यादा यही है, जस्ट, ऑलरेडी, रिसेंटली, जस्ट, ऑलरेडी, रिसेंटली, बाय नाउ, टिल नाउ, यहाँ पे ये नेवर, नेवर भी इसी की एडवर्ब है। सो फार, ये सभी इसकी एडवर्ब है। अब देखो बहुत ज्यादा स्टूडेंट है, उनके सामने एक कंफ्यूजन की स्थिति आती है, वो ये आती है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस प्लस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, दोनों में देखो ये नाउ आ रहा है। अब हमें ध्यान रखने योग्य बात ये है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में जो नाउ आएगा वो केवल अकेला नाउ आएगा, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो एडवर्ब आएगी उसमें ये बाय नाउ, टिल नाउ। अब बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स, सबसे बड़ी उनमें एक कमी आती है, वो क्या करते हैं जल्दी से ध्यान से तो देखते नहीं है, जल्दी से देखते हैं उसमें ये नाउ दिखाई देता है, नाउ। तो ऐसा होता है, सर ने बताया था मैं नाउ आते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस में चले जाना, लेकिन देखो इसमें बाध्यता अलग दी है, बाय नाउ लगाया मैंने, इसमें टिल नाउ लगाया। तो दोनों को मैं आपको आराम से कंपैरिजन करना है कि अकेला नाउ आया है तो हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस में जाएंगे, और यदि बाय नाउ या टिल नाउ आया है तो हम कौन से में जाएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जाएंगे। उसके बाद में इसकी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में इसकी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मैं पहले भी ये बात आपको बता चुका हूं, दोबारा बता रहा हूं। हेल्पिंग वर्ब वो होती है जो मेन वर्ब की हेल्प करती है। देखो नाम ही इसका हेल्पिंग वर्ब है, हेल्प यानी सहायता करना, ये सहायता करती है किसकी? मेन वर्ब की। किसमें? टेंस के फॉर्मेशन में, टेंस की स्थिति दर्शाने में।
टेंस की स्थिति दर्शाने में ये क्या करती है, हेल्प करती है, किसकी, मेन वर्ब की। अब इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो लगेगी हैज और ऑब्लिक हैव, या तो हैज लगेगी या हैव लगेगी, या तो हैज लगेगी या हैव लगेगी। अब हैज का प्रयोग कहाँ पे होगा, हैज का प्रयोग होगा सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट में आपको बार-बार बता चुका हूं, पहले भी बताया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा ही होगा, सी होगा, इट होगा या सिंगुलर नाउन। नाउन मैंने पिछली बार बता दिया था कि नाउन होता क्या है, कि हम किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। हिंदी में ये तो डेफिनेशन है ना। अब जैसे पांच नेम हो गए, पर्सन, प्लेस, थिंग्स, उन्हीं को हम क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे। अब जैसे मान लो कि सिंगुलर पर्सन आ रखा है, जैसे मान लो कि मेरा नाम आ रखा है, या अदर किसी का भी हम नाम ले दे, किसी लड़की का नाम ले दे, किसी लड़के का नाम ले दे, वो सभी क्या नाम है। यदि किसी प्लेस का नाम है वो भी नाउन आ रखा है, किसी थिंग्स का नाम जैसे फैन है, कूलर है, रेफ्रिजरेटर है, अब ये सभी क्या आ रखे हैं, नाउन में आ रखे हैं। अब इनमें यदि सिंगुलर होगा तो, यदि सिंगुलर होगा तो ये भी देखो बाध्यता। अब देखो एक बॉय है, ये भी नाउन है, ये नाउन है, तो ये सिंगुलर है, तब तक तो हम इसमें क्या रखेंगे, हैज जो हेल्पिंग वर्ब होगी उसका यूज करेंगे। यदि ये हो गया बॉयज हो गया, तो इसको हम क्या मानेंगे, प्लूरल। और यदि जब इसको प्लूरल मानेंगे तो इसके साथ किसका प्रयोग होगा, हैव का। तो ये बात ध्यान में रखनी है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, जैसे ही है, सी है, इट है, और सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन, इनके साथ किसका यूज किया जाता है, हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। अगला इसमें हैव हेल्पिंग वर्ब, हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। यदि हमारा सब्जेक्ट है वो प्लूरल आ रखा है, तब हम कौन से हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। अब हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज कहां पे, जैसे हमारे जो सब्जेक्ट है वो यूं आ रखा है, दे है, वी है, आई है, और सिंगुलर प्लूरल नाउन है। यदि हमारे प्लूरल नाउन आ रखी है, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था, बॉय बॉयज, गर्ल गर्ल्स। अब बॉय है, सिंगुलर है, तो हम इसके साथ हैव का यूज करेंगे। और यदि बॉयज आ गया तो ये प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हम किसका यूज करेंगे, हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। उसके बाद में है मेन वर्ब। मेन वर्ब, अब देखो मेन वर्ब, इसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट टेंस है, तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। परफेक्ट टेंस में क्या किया जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो इसमें अब हमारा जो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है उसमें एक बाध्यता रहती है कि कहीं पे भी देखते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस है, उसमें यदि कर्ता सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगाते हैं, यदि कर्ता सिंगुलर नहीं है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। तो अलग अलग बाध्यता हो गई, लेकिन इन टेंसों में कोई बाध्यता नहीं होती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म है, चाहे वाक्य अफर्मेटिव है, नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव है, यदि जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, प्लूरल है, इसकी कोई बाध्यता इस पे लागू नहीं होती है। ये बाध्यता प्लूरल, सिंगुलर, ये जो है वर्ब होती है इन पे लागू होती है। ये हैज और हैव का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, अब देखो अफर्मेटिव सेंटेंस, ये सेंटेंस हम यहाँ पे सेंटेंस का निर्माण कर रहे हैं, सेंटेंस बिल्डअप कर रहे हैं। अब इसी से हमें ये सहायता मिलेगी जब हमें जैसे मान लो कि हम कोई पैराग्राफ राइटिंग कर रहे हैं, या हम जैसे मान लो कि बुक का कोई लॉन्ग एक्सपर्ट टाइप क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, उस टाइम में हमें देखो बुक की जो स्टोरी है, जो हमारा जिस लेसन से आया हुआ है उसकी स्टोरी हमें मालूम है, लेकिन जो क्वेश्चन है वो हमने पढ़ाई नहीं है। तब हम क्या करेंगे, उसकी स्टोरी के आधार पे धीरे धीरे जो सेंटेंस बना के उसको हम लिख पाएंगे, अन्यथा हम क्या नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं लिख पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं लिख पाएंगे। तो ये उसमें मदद करता है। तो हमें हर टेंस का ये मालूम होना चाहिए कि अफर्मेटिव सेंटेंस है, उसका सेंटेंस पैटर्न क्या होगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा,
नेगेटिव है तो नेगेटिव का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर या पैटर्न क्या होगा, इंट्रोगेटिव है तो उसका किस प्रकार से होगा। इंट्रोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब वो पहले यूज की जाती है, उसके जो एंड में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। और नेगेटिव में नोट का प्रयोग कहां किया जाता है, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से पहले नोट का यूज कर देते हैं, हेल्पिंग वर्ब से पहले नोट का यूज कर देते हैं, तो ये भी गलत है। ये इस बात को यदि आप ध्यान में रखोगे तभी आप सेंटेंस बिल्ड अप कर पाओगे। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा, शुरुआत में आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में आएगा कोई हेल्पिंग वर्ब है जो ओब्लिक है जो ओब्लिक है, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में आएगा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट है जो ओब्लिक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब इसमें देखो वह खाना खा चुकी है, वह खाना खा चुकी है। अब देखो इसमें सब्जेक्ट क्या है, हम इसके सेंटेंस पैटर्न या सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग रखते जाएंगे। तो ये सब्जेक्ट है सी। अब उसके बाद में देखो सी सिंगुलर है या प्लूरल, सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हम है हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। वर्ब भी इसमें आया हुआ है, देखो पहले सब्जेक्ट का यूज कर दिया है तो है में से एक लगा दिया, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पे है खाना, खाने की होगी ईट की थर्ड फॉर्म होगी ईटल, और ऑब्जेक्ट है फूड, ये लगा, ये हमारा सेंटेंस निर्माण हो गया। अब कोई सा भी हो चाहे ऐसा भी सेंटेंस हो, यदि आपके सेंटेंस पैटर्न पूरी तरीके से याद है तो आप उस सेंटेंस को आराम से बिल्ड अप कर पाओगे, अन्यथा क्या आप उसको बता ही नहीं पाओगे। आपको यही पता नहीं रहेगा कि हम वर्ब की थर्ड फॉर्म कहां पे लगाएं, ऑब्जेक्ट कहां पे आएगा, सब्जेक्ट कहां पे आएगा, जो हेल्पिंग वर्ब है वो कहां पे यूज की जाती है, सिंगुलर के साथ कौन सी यूज होगी, प्लूरल के साथ कौन सी यूज होगी। यदि ये आपको मालूम है तभी आप क्या कर पाओगे। अब ये विशेष तौर से बहुत ज्यादा बच्चे एक बात ध्यान में नहीं देते कि उनको ये पता नहीं रहता, ये तो पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है जो और है जो हेल्पिंग वर्ब है उनका यूज किया जाता है, लेकिन उनको ये पता नहीं रहता कि हैज का प्रयोग कहां पे करते हैं और हैव का प्रयोग कहां पे करते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है। अब इसमें जब आप करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब पढ़ते हैं, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब पढ़ते हैं, तो उसमें जैसे मान लो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ गया, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हम भर रहे हैं, तो उसमें तो यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हैज लगाना पड़ेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, यदि प्लूरल होगा तो हमें हैव लगाना पड़ेगा। और उस टाइम में जैसे हमें ये पता नहीं चलेगा सिंगुलर के साथ कौन सा लगता है, प्लूरल के साथ कौन सा लगता है, कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, कौन सा सब्जेक्ट है वो प्लूरल होता है। उस टाइम में हम आते हुए भी, क्योंकि हमें ये दोनों आ रहे थे, है जो भी है वो आ रहा है, हमने उस जो हमें जो सेंटेंस दिया हुआ था उसकी हमने पहचान भी कर ली थी कि ये सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, उसके बावजूद भी हम गलत करके गए, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगा दी। लेकिन आई, जैसे मान लो कि आई से शुरू होने वाला सेंटेंस आ गया और उसमें हमने आई को भाई सिंगुलर मान लिया, आई को सिंगुलर मान के हैज का यूज कर दिया उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, तो इसका मतलब हमारा गलत हो गया, आते हुए भी गलत हो गया। तो इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना है। तुम गाना गा चुकी हो, यूं है संगे सुन, यूं है संगे सुन, इस प्रकार से बनती है। मैंने आपको एक सिंगुलर का बना दिया, एक प्लूरल का। प्लूरल के साथ हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, सिंगुलर के साथ हैज हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। आगे देखो, इसमें अगला सेंटेंस होगा वो होगा नेगेटिव सेंटेंस। देखो फर्क ज्यादा कुछ नहीं है, एक सेंटेंस है एक टेंस का। यदि आपको सेंटेंस अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना आ गया ना तो उसके बाद में आपको एक ही सीखना है, बस ये पैटर्न बनाना एक का आ गया अफर्मेटिव का एक टेंस का। जैसे मान लो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, उसमें यदि आपको अफर्मेटिव सेंटेंस का एक जो पैटर्न है वो बनाना आने लगे तो उसके बाद में नेगेटिव आराम से बना दोगे, इंट्रोगेटिव आराम से बना दोगे, आपको पता चल जाएगा। क्योंकि हमने इसको नेगेटिव बनाना, तो नेगेटिव सब्जेक्ट
उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद में नोट आता है। हमने किया क्या इसमें, जो अफर्मेटिव सेंटेंस था उसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर था उसमें हमने लिखा था सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये लिखा था। नेगेटिव में क्या किया था, जो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब आई हुई थी हैज ऑब्लिक हैव, उसके तुरंत बाद में हमने किसका यूज कर दिया था, नोट का यूज कर दिया। फर्क बस इतना ही है। अब स्त्री में भी बहुत ज्यादा बदलाव नहीं होगा। देखो अजय घर नहीं आया है, अजय घर नहीं आया है, अजय घर नहीं है तो अजय हैज नॉट कम टू होम, अजय का अजय आ गया, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आ गई, नोट का यूज आ गया, कम केम कम, और अपनी थर्ड फॉर्म आ गई टू होम। हम फुटबॉल नहीं खेल चुके हैं तो इसमें सब्जेक्ट हो गया वी प्लूरल है तो हैव, हेल्पिंग वर्ब का यूज हो जाएगा नॉट, और आपकी थर्ड फॉर्म पहले की थर्ड फॉर्म क्लियर हो गई है फुटबॉल। मैंने इसमें सिंगुलर का भी बताया आपको, प्लूरल का भी बताया। इसमें प्लूरल के साथ हमने हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज किया था, उसके तुरंत बाद में नोट का यूज करना है। और जो वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है या ऑब्जेक्ट लग रहा है वो जैसे आपने अफर्मेटिव में लगाया था वैसा का वैसा ही करना, उसमें कोई बदलाव नहीं करना आपको। उसके बाद में आएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलते कि किसको है, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य जिससे हमें कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, जिससे सेंटेंस से हमें कोई क्वेश्चन पूछा जाता है उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रश्न पूछा जाएगा तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो शुरुआत में आ जाएगी, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और इसके लास्ट में क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। लास्ट में क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। आप देखो एक बात और बता दूं जनरली, क्योंकि बाद में जब हम बुक का अध्ययन करेंगे तो उसमें बार-बार ये क्वेश्चन आएंगे। ये जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले जो भी इंटरोगेटिव सेंटेंस आएंगे, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले जो भी इंटरोगेटिव सेंटेंस आएंगे, जो भी प्रश्न आपको पूछे जाएंगे उनका जवाब केवल यस और नो में ही आता है। क्या बात बताइए आपको, ये बात ध्यान में रखना, क्योंकि हमारी बुक में बहुत ज्यादा क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि जो भी हेल्पिंग वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब हमारे चाहे प्रेजेंट सिंपल की है, कंटीन्यूअस की है, परफेक्ट की है, परफेक्ट कंटीन्यूअस की है, या पास्ट के भी 4 भाग है, फ्यूचर के 4 भाग है, या मॉडल से जो शुरू हो रही है, यदि जो भी क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं और यदि उससे हमें कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसका जवाब यस या नो में आएगा। आपको यस या नो में जवाब देना है। अब इसका पैटर्न के अनुसार देखो, क्या हुआ, विद्यालय पहुंच चुका है, क्या वह विद्यालय पहुंच चुका है, क्या वह विद्यालय पहुंच चुका है। अब देखो शुरुआत में क्या आया है, इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग, अब ये है, वह है सब्जेक्ट, यह ऑब्जेक्ट, यह है क्रिया। अब हमें देखो चुका है आया हुआ, तो इससे पहचान हो गई ये कौन से टेंस का है, प्रेजेंट है, परफेक्ट टेंस का है। अब देखो शुरुआत में हैज लगा दिया, ही हैज क्यों आया था, क्योंकि ये वह है,
एक लड़के के लिए वो है सिंगुलर, सिंगुलर के साथ में हम हैज हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, तो हैज हेल्पिंग वर्ब का यूज कर दिया। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म रीच यानी पहुंचना, तो रीच हो गई, रीच टू स्कूल, अंत में क्वेश्चन मार्क लगा दिया, अंत में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब इसके अलावा अगला सेंटेंस देखो, क्या वे जयपुर गए हैं? Have they gone to Jaipur? अंत में क्वेश्चन मार्क लगा, ये बुक की थर्ड फॉर्म में आ गया। यहाँ पे है क्यों आया? ये दे क्या है? प्लूरल है। प्लूरल जहाँ पे भी आएगा, प्लूरल जहाँ पे भी आएगा, प्लूरल के साथ हम क्या करेंगे? वर्ब की सॉरी जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यदि सिंगुलर आ रहा है तो हमने हैज का यूज किया, और प्लूरल आया तो हैव का यूज किया, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। अब देखो मैंने आपको इसकी जो हिंदी पहचान है वो बता दी है, इसकी जो एड वर्ब है वो बता दी है, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी बता दिए, इसके अलावा इसकी जो मेन वर्ब है वो भी आपको बता दी। इसके अलावा मैंने इसके जो तीन जो सेंटेंस है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, तीनों सेंटेंस का निर्माण करके आपको बता दिया है। इसके अलावा यदि आपको नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने हैं, यदि इसका भी नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो वो ज्यादा टफ नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो इसमें ये आया है, क्या हुआ? विद्यालय नहीं पहुंच चुका है, बस इतना हो जाएगा, क्योंकि इसको नेगेटिव बनाना है। नेगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब ये शुरुआत में आ गई, सब्जेक्ट के तुरंत बाद में नोट आ जाएगा, सेम का सेम है, बस नेगेटिव बनाना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो ऑलरेडी पहले से ही है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव बना रहे हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो ऑलरेडी पहले से ही है, उसको नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद में हम नोट का यूज कर देंगे। और सबसे बेटर बात है, एक जो ध्यान रखने योग्य बात है इसमें, ये जो सेंटेंस रिकॉर्डिंग है वो पूरी की पूरी आपको ध्यान में रखनी है। उसके अलावा आपको एड वर्ब आनी चाहिए कि इसमें जस्ट लग रहा है, रिसेंटली लग रहा है, ऑलरेडी लग रहा है, ये सभी जैसे टिल नाउ है, बाय नाउ है, सो फार है, नेवर है, ये लग रहा है। तो ये जब तक आपको लर्न नहीं होगी, याद नहीं होगी भली बात, तब आप करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखनी है। क्यों? क्योंकि उसमें देखो जब एग्जाम्पल होंगे उसमें यही पूछा जाएगा। अब देखो इसमें मैंने तो आपको एड वर्ब लिखा है, इसमें ये एड वर्ब है, ये लिखाना भूल गया था, ये दोबारा उसमें नोट कर लेना भाई, ये ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण एड वर्ब है। अब इसमें देखो ही ऑलरेडी, अब ये बात ध्यान में रखनी है, हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि इसमें हम बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ये वक्तव्य दोहराते हैं कि वो इनका हिंदी ट्रांसलेट करने लग जाते हैं, हिंदी ट्रांसलेट करके उसके बाद में उसमें एड वर्ब भरने लग जाते हैं। तो ये सबसे तरीका गलत है, ये नहीं होता। इसमें हमें देखो ये ऑलरेडी एड वर्ब दी है, येट एड वर्ब दी है, रिसेंटली दी है, जस्ट दी है, और इसमें येट दी है। तो ये बात ध्यान में रखनी है, यदि हमारे को यदि एड वर्ब दी भी आ रही है, यदि हमारा जो एग्जाम पेपर है उसमें एड वर्ब की भी आ रही है, तो हम क्या करेंगे? उसी एड वर्ब के अकॉर्डिंग, यदि एड वर्ब है वो प्रेजेंट सिंपल की है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट से फिलअप करेंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस की है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस से फिलअप करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट की है तो प्रेजेंट परफेक्ट से करेंगे, पास्ट परफेक्ट की है तो पास्ट परफेक्ट से करेंगे, या पास्ट सिंपल की है तो पास्ट सिंपल से करेंगे। ये सबसे ध्यान रखने योग्य बातें। यदि हम उसको इस प्रकार से नहीं करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। हमें यह बात ध्यान में रखनी है कि पूरी माइंड में फीड करके रखनी है कि ऑलरेडी कहाँ पे आती है, जस्ट कहाँ पे आती है, येट कहाँ पे आती है, रिसेंटली कहाँ पे आती है, जस्ट टिल नाउ, बाय नाउ, जो भी कहाँ सो फार कहाँ आता है, यदि ये हमें पता होगा तो हमारी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या होगी? एक भी गलत नहीं होगी, अन्यथा क्या हो जाएगी? वो पूरी की पूरी क्या गलत हो जाएगी, क्योंकि इसमें या तो ये होगा सही या ये होगा गलत। एक बात हर स्टूडेंट को, एक बात सबसे बड़ी बात है वो ध्यान रखने योग्य ये है कि जो 10th में जो 15 नंबर की जो ग्रामर आती है, 15 नंबर की जो ग्रामर आती है, हर में थोड़ी बहुत गुंजाइश बचती है,
जिसे मान लो कि बुक का कोई भी आप क्वेश्चन कर रहे हो, अब क्वेश्चन है देखो 4 लाइन का है, आपने 2 लाइन लिखी, 2 लाइन लिखी टूटी फूटी लैंग्वेज में लिखी, यदि आपको 3 नंबर का क्वेश्चन है तो एग्जामिनर यदि चाहेगा तो उसमें आपको 1 नंबर दे देगा, 1.5 नंबर दे देगा। लेकिन ग्रामर एक ऐसा बिंदु है, ग्रामर में या तो मार्किंग होती है तो वो ऐसे होती है, ऐसे मतलब ये जैसे मान लो कि मैंने आपको 5 नंबर के दिए तो ये तो मार्किंग हो गई, 1 नंबर का एक था तो 5 में से 5 आ गए, और क्या है इनकी मार्किंग ऐसे हो गई तो ये 5 में से 0 आ गई। इसमें कोई गुंजाइश नहीं बचती है। कोई स्टूडेंट ऐसा सोचता है कि मैंने इसमें जो हैव लगा दिया था, है जाना चाहिए था, मैं हैव लगा दिया, टीचर से वो 1 नंबर का है तो आधा नंबर दे देगा, ये आपकी बिल्कुल थोड़ा गलत है। यही बात डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन होता है उसमें लागू होती है, ये वॉइस में लागू होती है, मॉडल में लागू होती है, यही क्लोज में लागू होती है। यदि आपकी थोड़ी बहुत भी गलती है तो इसका मतलब ग्रामर का आपका बिल्कुल भी सही नहीं है, वो वही का वही आपका गलत हो गया। तो ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि ग्रामर की जो मार्किंग होती है वो टिक मार्क मार्किंग होती है, मतलब ये सही है। जैसे मान लो कि मल्टीपल चॉइस, आपने दिन क्या होगा छोटी क्लासों में पढ़ते थे, मल्टीपल चॉइस 4 हमें जो ऑप्शन दे देते भाई, जैसे मान लो कि भारत की राजधानी कहाँ पे है, भारत की राजधानी कहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन दे दिया आपको, जैसे मान लो कि दिल्ली है, हरियाणा है, कलकत्ता है, पश्चिम बंगाल है, जो भी 4 नाम मान लेते हैं। अब इसमें से एक ऑप्शन दे दिया अब दिल्ली है तो इसका मतलब दिल्ली सही होगा, यदि आपने इसको टिक किया है तो ये सही है, अन्यथा आपका क्वेश्चन क्या हो गया, 1 नंबर का पूरा गलत हो गया। यही पूरी की पूरी नियम होता है, वो किस पे लागू होता है, इससे ग्रामर पे लागू होता है। ये बात हर स्टूडेंट को ध्यान में रखनी चाहिए, अन्यथा बहुत ज्यादा स्टूडेंटों के नंबर जो कम बनने की संभावना होती है वो इन्हीं के कारण होती है। क्योंकि घरों में तो जैसे मान लो कि हमें पैराग्राफ राइटिंग नहीं आ रही है, पैराग्राफ राइटिंग हम यदि हमें टेंस भली बातें आ रही है तो हम धीरे धीरे उसको बिल्डअप करके लिख देंगे। जैसे मान लो 4 नंबर का तो एग्जामिनर है, हम अपनी तरीके से बनाएंगे तो 3 साढ़े 3 नंबर आ जाएंगे, थोड़ा बहुत कट जाएगा। अब इसमें तो इतना तो है नहीं कि पूरी कटने की संभावना रहेगी, लेकिन ये ग्रामर एक ऐसा बिंदु है इसमें चाहे टेंस चले, आप पे चाहे नरेशन चले, चाहे वॉइस चले, चाहे क्लोज चले, चाहे मॉडल चले, कोई आधार बिंदु है वो भी चले, तो इसमें या तो आपका सही है या गलत है। तो ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। यदि आप जब करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फिलअप करोगे, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फिलअप करोगे तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में जब ये हमारा ये बिंदु लगभग कंप्लीट होगा उसके बाद में मैं आपको एक और दूंगा, उसमें ये पूरा का पूरा लगभग 50 से 60 एग्जांपल होंगे, 50 से 60 एग्जांपल होंगे, वो आप अपनी तरीके से करोगे। जैसे मान लो कि जैसे अपने टेंस कंप्लीट होंगे 50-60 एग्जांपल देंगे, वो आप अपनी तरीके से करोगे कि मैंने इतने दिनों में क्या सीखा है, भाई मैं करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। जैसे मान लो कि अब उसमें क्या जितने भी जो टेंस है उनका सम्मिश्रण आएगा, सभी का सम्मिश्रण आएगा, तो सम्मिश्रण आएगा, तो यदि सम्मिश्रण आएगा और उस समय यदि आपको एडवर्ब सही सलाम मालूम है या भली माध्यम उनको लर्न किया है तभी आप कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। तो ये बात ध्यान में रखनी है। अब देखो ऑलरेडी आया है, की आया है, तो हैज कंप्लीटली थर्ड फॉर्म कर देंगे, COMPLETED। आगे का समझ में, क्योंकि इसमें हमने क्या किया था, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसमें हैज ओनली हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी थी। अब देखो हैव आया, ही आया हुआ है, ये सिंगुलर है, सिंगुलर के हिसाब से हमने क्या कर दिया, हैज हेल्पिंग वर्ब का यूज कर दिया, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। अब इसके बाद में सी है, सी भी सिंगुलर है, तो सी भी सिंगुलर है, तो रिटन हैज रिटन, क्योंकि ये मैंने बाद में शुरुआत में नहीं बताया, बाद में बता दिया ये है, वो भी क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एडवर्ब है। उसके बाद में देख, अब देखो दे रिसेंटली, ये ऐसा एग्जांपल आ जाए ना तब थोड़ी बहुत समस्या हर स्टूडेंट के सामने होती है कि ये 2 एग्जांपल, 2 एक्सप्लेन दे दिए मैंने, 2 दे दिए, एक तो देखो रिसेंटली आ गया बीच में, रिसेंटली आ गया बीच में। अब कई बार क्या होता है एग्जाम्पल थोड़ा बहुत घुमाने के लिए, थोड़ा बहुत घुमाने के लिए देखो इसको भी ऑलरेडी कंप्लीट है, पूरा का पूरा कंप्लीट इसमें दे दिया, प्रीफिट भी दे देते हैं पूरा ऑलरेडी कंप्लीट। स्टूडेंट ये भ्रमित हो जाते हैं कि यार कहां से दे दिया है, ऐसा तो हमें सर ने बताया नहीं। देखो आगे बताऊंगा मैं, अभी इसको कंप्लीट करवा दें। अब इसमें देखो हैव पहले आ गया और रिसेंट पास्ट की थर्ड फॉर्म, रिसेंटली के बाद में पास्ट आ गया मतलब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे दे प्लूरल है। अब इसके बाद में रवि, रवि सिंगुलर है, बॉयज ये प्लूरल है तो हैव, ये इसकी एडवर्ब है क्योंकि ये प्लूरल है तो हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सिंगुलर है तो हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका यूज किया था। अब जो मैं अभी जो बात बताने जा रहा था आपको वो ये है कि देखो
उसी को बहुत ज्यादा बार मैंने एक चीज ये नोट की है, एग्जाम में थोड़ा बहुत ध्यान भटकाने के लिए स्टूडेंट का थोड़ा बहुत ध्यान भटकाने के लिए ये ब्रैकेट में दे दिया। कंप्लीट के आगे एग्जाम्पल में क्या था, कंप्लीट के आगे कंप्लीट, चलो हम कुछ भी लिख देते हैं, होमवर्क लिख देते हैं। अब देखो ये दे दिया। अब स्टूडेंट के ये सबसे बड़ी दिक्कत आएगी, यार सर ने तो हमें ऐसा एग्जाम्पल बताया नहीं था, इसमें तो कहीं पे एडवर्ब आई नहीं थी, क्योंकि जहां तक देखेगा स्टूडेंट क्या देखेगा, ब्रैकेट वाला तो देखेगा ही नहीं। ब्रैकेट में तो उनकी एक अवधारणा बनी रहती है, ब्रैकेट में तो वर्ब ही आती है, मेन वर्ब आती है, मेन वर्ब के अलावा कुछ नहीं आता है। अब इसमें देखा तो इसमें कहीं पे भी कोई एडवर्ब नहीं दिया है, तो इसका मतलब वो कंफ्यूजन की स्थिति में आ जाएगा। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि जो एडवर्ब हो वो इसके साथ में दे दी। अब इसको बनाना चाहिए तो ही हैज ऑलरेडी कंप्लीटेड, यहाँ पे है जाएगा, ऑलरेडी आ जाएगा, कंप्लीट की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। आगे बात समझ में? इस प्रकार से आपको करना है। यहाँ पे यदि जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो आपको हैज का यूज करना है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। यदि यहाँ पे जो प्लूरल है तो प्लूरल के साथ आपको हैव का यूज करना है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। अभी हमारा तीन जो टेंस है वो कंप्लीट हो गए हैं। तीन पार्ट है, प्रेजेंट के तीन पार्ट है, वो तीनों पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके अलावा इसके बाद में हम जो पढ़ेंगे वो है अगला पार्ट। क्या आप हर स्टूडेंट से मैं ये एक बात कहना चाहता हूँ कि वो जो ये पढ़ाए गए हैं उनको आराम से भली भांति देखें और उसमें देखेंगे एग्जाम्पल हमें कैसे करवाए गए हैं। एक एग्जाम्पल में सर ने किस प्रकार से जो सिंगुलर का यूज किस प्रकार से किया था, प्लूरल के साथ यूज किस प्रकार से किया था, कहाँ पे हम पास्ट प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में क्या जो हेल्पिंग वर्ब आई थी, क्या मेन वर्ब आई थी, ये बात ध्यान में रखनी है। अब मेन वर्ब का मैंने हर स्टूडेंट को 9th में भी एक ट्रिक बताया था और 10th में भी एक ट्रिक बता रहा हूँ, ये बात ध्यान में रखना, आप भूलो के नहीं। जैसे मानो कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, यहां पे मैं लिख रहा हूं सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक है। अब इसमें देखो मेन वर्ब लिख रहे हैं 1 2 1, अब यदि हमें सिंपल है प्रेजेंट का पास्ट का फ्यूचर का, उसमें 1 2 1 ध्यान में रखिए, 121 ध्यान में रखो, मेन वर्ब ये लगे फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म। इसमें थोड़ा बहुत अपवाद रहता है। ये अगर आप पास्ट सिंपल का प्रोबेटिव सेंटेंस होता है उसमें सेकंड फॉर्म लगती है, उसके अलावा जो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। एक तो ये 121। अब प्रेजेंट का पास्ट का फ्यूचर का जो कंटीन्यूअस टेंस होता है उसमें 444, 444 का मतलब है वर्ब की चौथी फॉर्म आईएनजी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म आईएनजी फॉर्म, हम उसको चौथी फॉर्म मान रहे हैं तो उसको 444 पे आते हैं। तीनों में अलग अलग परफेक्ट है, प्रेजेंट का होता है, पास्ट का होता है, फ्यूचर का, उसमें 333, 333 का मतलब है वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस पहले एक नंबर पे थर्ड फॉर्म है, प्रेजेंट का परफेक्ट है उसमें भी थर्ड फॉर्म है, पास्ट का परफेक्ट है उसमें भी थर्ड फॉर्म है, फ्यूचर का परफेक्ट है उसमें भी थर्ड फॉर्म है, और परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है उसमें क्या होगा 444। 444 का मतलब वो वही है जो हमने कंटीन्यूअस में देखा है कि कंटीन्यूअस में जो 444 लगता है उसका मतलब है कि यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, अर्थात हम इसको बोले कि वर्ब की चौथी फॉर्म। जैसे